हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणु। हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा और अणु के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि अणु आपके क्या होते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि भारतीय दार्शनिक जो आपके थे महर्षि कणाद, उन्होंने क्या पदार्थ की अवधारणा रखी। ठीक है, पदार्थ की अवधारणा रखने का क्या तात्पर्य था उनका? उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, या हम अगर किसी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक कोई पार्टिकल उसका ऐसा आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आगे उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उसके कांस्टेंट पार्टिकल में उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और वही जो अविभाज्य कण था, इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे बोला गया, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। ठीक है, ऐसे ही कात्यायन थे, उन्होंने बोला कि जितने भी परमाणु होते हैं वो एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, बल्कि किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी यौगिक के रूप में मिलते हैं, या किसी न किसी कॉम्बिनेशन में वो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी एटम्स जो परमाणु होते हैं आपके। उसके बाद हमने ग्रीक दार्शनिक की बात की, जिसमें कि डेमोक्रिटस थे, जिन्होंने क्या बोला कि जो आपका इनडिविजिबल पार्टिकल है किसका, किसी भी पदार्थ का, मैटर का, वो क्या है? एटम है, यानी परमाणु है। तो तीनों चीजें लगभग समान थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? एंटोनी एल लेवोजियर ने क्या दिया था? दो रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, यानी जो आपके एटम्स हैं वो आपस में संयोजित हो रहे हैं, और किस रूप में संयोजित हो रहे हैं और किस नियमों पर वो बात निर्भर करती है। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के उन्होंने दो नियम दिए थे, एक था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें क्या कहा गया कि जो आपका अभिकारकों का द्रव्यमान रहता है किसी अभिक्रिया में, वो किसके बराबर रहता है? जितना उनके उत्पादों का द्रव्यमान रहता है उसके ठीक बराबर रहता है। ठीक है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितना अभिकारक, यानी जितने पार्टिसिपेंट हैं उसके, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग से मतलब है एटम, एलिमेंट आपके जो उसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो उनका जितना द्रव्यमान रहेगा वो अभिक्रिया होने के पश्चात जो नए प्रोडक्ट्स, नए उत्पाद बनेंगे, उनके द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी द्रव्यमान क्या हो रहा है? संरक्षित हो रहा है किसी न किसी रूप में। जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे, रिएक्शन होगी, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, और उसके बाद आपका क्या होता है? वाटर बनता है। तो हमने क्या बोला कि जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या था? मास था, यानी द्रव्यमान था, वो किसके बराबर हो गया? जितना आपके वाटर का, यानी जल का द्रव्यमान है उसके बराबर। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स थे, और अभी क्या हो गया? वाटर के रूप में वो नया कोई प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो रूप उसका चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन जो मास था वो क्या रहा? संरक्षित रहा। ठीक है, उतना ही रहा जितना पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था, बाद में जब वाटर बना तब भी उतना ही मास रहा उसका। ठीक है, तो ये क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, अर्थात द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी आती है। ठीक है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और जिसे किसने दिया था? एंटोनी ए लेवोजियर आप पढ़ते हैं, या लेवाशिए ने दिया। ओके, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान था वो किसके बराबर रहेगा? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ठीक है, ना तो उसमें किसी भी प्रकार की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी अगर पहले आपका 50 ग्राम था द्रव्यमान किसका? अभिकारकों का, और रिएक्शन हुई और उसके बाद उत्पाद का द्रव्यमान 60 ग्राम नहीं होगा, यानी वृद्धि नहीं होगी, और ना ही कमी होगी। जैसे पहले 50 ग्राम था तो अभी 40 ग्राम हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा? अगर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 50 ग्राम है तो जब रिएक्शन हुई उसके बाद जो उत्पादों का कुल द्रव्यमान रहेगा वो भी 50 ग्राम ही रहेगा। और यह क्या है? आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके,
इसमें हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि जैसे लकड़ी जलती है और लकड़ी के जलने पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, उसके बाद कालिख राख गैसेस बनती है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है आपका, बराबर रहता है। दूसरा एग्जाम्पल आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का देखा था और आपने बोला था कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका डिसोशिएट होता है मरकरी और ऑक्सीजन, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो रहा है, 100 ग्राम अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है तो ये क्या है आपका अभिकारक का द्रव्यमान है, रिएक्टेंट का द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने से पहले जो आपके पास था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम। अभी क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, यहाँ पर डिसोसिएशन क्या हो रहा है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूट रहा है, रिएक्शन हो रही है ना, आपको कुछ तो प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट क्या है आपका मर्क्यूरी और ऑक्सीजन है। तो अभी जो आपका 100 ग्राम आ रहा था, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मास, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 93 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी एंड 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपका 93 ग्राम क्या निकला, उसमें से मर्क्यूरी निकला और 7 ग्राम किसके निकले, ऑक्सीजन के निकले। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो इतने ही आपने किसके लिए थे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के लिए थे 100 ग्राम, और यहाँ यानी अभिकारक का द्रव्यमान 100 ग्राम था और उत्पाद के रूप में भी आपको कुल द्रव्यमान कितना मिल रहा है, 100 ग्राम मिल रहा है। तो ये क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया था किसमें, रासायनिक संयोजन के नियम में, जिसमें हमने पहला नियम क्या है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, जो कि किसने दिया था, लेवोशियर ने या लेवोइजियर ने दिया था। सेकेंड लॉ की बात करते हैं जो कि क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है, और ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जब हम रासायनिक संयोजन के नियम स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने बोला था कि ये जो नियम है ये किसने दिए हैं, लेवोइजियर ने या एंटोनी एल लेवोजियर ने या एंटोनी एल लेवोशी ने दिया था, और साथ में कौन थे उनके, जोसेफ एल प्राउस्ट थे या जोसेफ प्राउस्ट भी आप इनका नाम कहीं कहीं पढ़ें, ठीक है। तो इन्होंने स्थिर अनुपात के नियम की बात जब आती है तो इन्हीं का नाम आता है कि इनके द्वारा इस नियम को क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ओके, तो अभी पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। आपने एटम की बात की, एलिमेंट की बात की, ठीक है। एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हमने बोला एलिमेंट क्या है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। अगर हम हाइड्रोजन तत्व की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, H के ही होंगे, ओके। किसी और कोई और एटम नहीं होगा, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा, जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो सेम होगा, परमाणु भार होगा वो सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एलिमेंट है। दूसरा, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, किसके, ऑक्सीजन, ओके। ये ऑक्सीजन के एटम्स है, ये सेम टाइप ऑफ एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा ऑक्सीजन का एलिमेंट, ओके। अब हम कहते हैं कि ये किसी ना किसी रूप में कंबाइन हो रहे, रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन कैसे हो रही है कि ये H2O बना रहे हैं। क्या बनाया इन्होंने, H2O बनाया, यानी वाटर बना दिया, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, पानी का, जल का एक अणु है, मॉलिक्यूल यानी अणु, ओके। H2O बन गया आपका। तो जब भी आप वाटर की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, उसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो आप हमेशा क्या कहते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। अब ये वाटर नदी का हो सकता है, तालाब का हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, वेपर के रूप में जो पानी कन्वर्ट हुआ है, या ग्लेशियर पे जो आइस है वो है, स्नो जिसे आप बोल रहे हैं वो है। जहां भी आपको पानी दिख रहा है, जब उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, H2O होगा। और इस H2O से हम क्या समझते हैं, ये H2O एक क्या हो गया, मॉलिक्यूल यानी अणु हो गया। ये क्या है, एक अणु है, किसका, पानी का, ठीक है, जल का एक अणु यानी H2O। अब जब हम बात करेंगे कि ये H2O जो है, ठीक है, ये कितने प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है, कितने तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसमें 2 प्रकार के क्या हैं, परमाणु।
परमाणु समझ रहे हैं, जिसको हम एटम कह रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और वो दो प्रकार के परमाणु कौन से हैं? एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। दो ही तरह के एटम्स हैं इसमें, एक हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन के एटम्स है। दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? आपका वाटर बना रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन एटम्स की या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या वहां पर क्या है? H, परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। H2 लिखा है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हो गए। अभी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या वो कितनी है? 1 है, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब भी वाटर कंबाइन होगा, कहीं पर आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, तो उनका रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा, यानी 2 एटम हमेशा किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे, और ऑक्सीजन का कितना एटम होगा? 1 एटम होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। ये हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, फिलहाल आप सिर्फ इसको नोट करेंगे। यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम अभी आप नोट नहीं करेंगे, ओके। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ओके। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? क्या बोला? H2O क्या है? मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल में जब परमाणु पूछे जाएंगे या क्या पूछे जाएंगे? एटम्स पूछे जाएंगे, तब आप बताएंगे कि इसमें 2 टाइप्स के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। वहीं पर अगर आपको संख्या पूछी जाती है तो आप बताएंगे कि वाटर में 2 जो एटम्स हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। वो आपस में कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु बना रहे हैं, किसके? जल का, यानी वाटर का, पानी का। ओके, इतना समझ में आ गया है? इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम में कहाँ वाटर का मॉलिक्यूल आपको एग्जिस्ट करता है या कैसे आपको बताता है, ठीक है। हमने क्या बोला? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, कंबाइन हो रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं परमाणु भार की। आप जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो वहां पर आप क्या पढ़ते हैं कि उन एलिमेंट में अपना भी क्या होता है? भार होता है, ठीक है, जिसको परमाणु भार कहा जाता है, यानी एटम्स का वेट कहा जाता है, एटॉमिक वेट जिसे आप कहते हैं, आपको पता है। और यू से हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप वैसे नॉर्मल आप जब मास की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो ग्राम किलोग्राम आप लेते हैं, ठीक है। वैसे ही जब आप एटम की बात करते हैं तो उसे यू में दिखाते हैं आप, ठीक है। एटॉमिक यूनिट भी उसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए जो वेट होता है, एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू 1U, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपका होता है, ये हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए आपका होता है 16U, ओके। तो जब आप H2O में इनका रेशियो देखते हैं, ठीक है, अनुपात, स्थिर अनुपात के नियम में क्या देख रहे हैं? अनुपात ही तो देख रहे हैं। तो जब आप अनुपात देखेंगे तो अनुपात क्या होगा आपका? हाइड्रोजन का मास, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास। यही करेंगे, हाइड्रोजन के मास को ऑक्सीजन के मास से डिवाइड कर देंगे। अब हाइड्रोजन का मास आपका कितना है? 1U है, ठीक है। लेकिन आपके कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2 एटम्स है, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास आपने कितना बताया? 16, तो कितना हो गया? 2/16। यू से यू कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1/8 आएगा, या 1:8 आप इसको कहेंगे, 1:8 कहेंगे इसको, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी कंबाइन हो जाए, किसी भी वाटर बॉडी से आपको प्राप्त हो जाए, पानी के किसी भी स्रोत से प्राप्त हो,
पहले आपने कहा था कि उनके एटम्स का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगा। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक वेट का क्या होगा अनुपात, आपका 1:8 होगा, यानी हाइड्रोजन आपकी 1 ग्राम होगी तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम होगा। ठीक है, यानी ये इन दोनों का क्या रहेगा, अनुपात रहेगा हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार कैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है कहीं पर भी जो एटॉमिक वेट जो आपका है आपके पास, और उसके आधार पर अगर आपको वाटर का क्या दिया गया है, टोटल मास दिया गया है, तो वहां से आप स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर, या फिर इस, क्योंकि आपको रेशियो पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है उस पानी में। ठीक है, जो नोन अमाउंट आपको दी गई, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके भार का अनुपात क्या होगा, 1:8 होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम जुड़ रही है तो 8 ग्राम वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, किसमें, उस वाटर मॉलिक्यूल में, या वहां पर जहां पर पानी प्रेजेंट है। ओके, आगे देखते हैं। तो हमें क्या समझ में आया था H2O के एग्जाम्पल से कि जो आपका वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, भार का अनुपात है, वो क्या है, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी वाटर बॉडी से वाटर ले लीजिए, किसी भी प्रक्रिया के थ्रू पानी को बना लीजिए, वहां पर उन दोनों के भार का अनुपात, उन दोनों के मतलब हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या डेफिनिट रहेगा। ठीक है, यही पढ़ा, और यही आपका क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है, और यही स्थिर अनुपात का नियम बताता है किसी रासायनिक यौगिक में। ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड जो आप बना रहे थे, यहाँ पर यौगिक क्या था आपका, H2O था, वाटर था। ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व, अवयवी तत्व क्या हो गए आपके, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 2 अवयवी तत्व हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए। तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहेगा। ठीक है, यानी कोई भी कंपाउंड है अब आपका, ठीक है, उस कंपाउंड में जो जो एटम्स जुड़ रहे होंगे, जो जो एलिमेंट्स वहां पर जुड़ रहे होंगे, उनके भार का अनुपात जो होगा, भार का कह रहे हैं हम, ठीक है, एटॉमिक वेट का, उसका जो अनुपात होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यही हमने अभी एग्जांपल से प्रूव किया था कि जो आपका हाइड्रोजन होगा ये 1 रहेगा और 8 आपकी क्या कंबाइन होगी, ऑक्सीजन होगी। इन दोनों के भार का अनुपात हमेशा 1:8 यानी 1:8 ही रहेगा। यही आपका क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, यानी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसी भार के अनुपात में मिलेगी। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था कि 2 एटम आपके किसके जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के, और एक किसका जुड़ेगा, ऑक्सीजन का जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो उनका एटम्स का हो गया। अगर आप एटम भी चेंज कर देते हैं तो आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा और वहीं से आपका एटॉमिक वेट भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन भी 2 ले लेंगे तो ये अभी पानी नहीं रहेगा। ठीक है, जो यौगिक की बात कर रहे थे हम, कंपाउंड की बात कर रहे थे, वाटर की, अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के एटम की संख्या बढ़ा दी तो अब ये वाटर नहीं है। ठीक है, अब ये जल नहीं है, अब ये कोई और कंपाउंड बन गया है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया है। अब इसका एटॉमिक वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अभी आप 2U ले रहे थे, 1:2 कर रहे थे, तो 2U आपका किसका आ रहा था, हाइड्रोजन का आ रहा था। ऑक्सीजन का आपको पता है 16U है वेट, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32U हो जाएगा। ठीक है, तो 2/32 करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 8 का डबल, 1:16 आपका रेशियो आ जाएगा। और वो किसके लिए हो जाएगा, वो H2O2 के लिए हो जाएगा। यानी जब भी आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार है, ठीक है, वो किस रेशियो में रहेगा, या भार का जो अनुपात है वो रहेगा आपका 1:16 का रहेगा। ठीक है, अभी ये दोनों 2:2 के रेशियो में मिलेंगे, यानी 2 आपके हाइड्रोजन होंगे, 2 आपके ऑक्सीजन होंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको आवाज आ रही है? जल्दी से हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है आपको तो। ओके, वेरी गुड। तो आप अभी जल्दी से ये स्थिर अनुपात का नियम जो है उसको नोट करेंगे, ठीक है? फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, जल्दी से नोट करिए। तो ये हमने पढ़ा कि क्या होता है H2O में यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या हो गया। यहाँ पे 2:16 हमने निकाला था जब हम क्या कह रहे थे कि उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है? तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है आपकी तो 1:2 2U हो जाएगा, और ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है, तो 16U, तो 2:16 हो गया था। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1:8 आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। यही बताया कि पानी को आप कहीं से भी ले लीजिए, एक तो उसमें 2 ही एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ठीक है? H2O, ये 2 आपके हाइड्रोजन के हो गए, 1 आपका ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है? दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो भार का अनुपात होगा वो 1:8 1:8 ही रहेगा, चाहे वो पानी किसी भी स्रोत से लिया गया हो, यानी टैप वाटर हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, तालाब का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, ग्लेशियर में जो आइस है, स्नो है, वो हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है स्टीम या वेपर के रूप में जो पानी का कन्वर्जन हुआ है स्टेट का, ठीक है, वो पानी हो सकता है। सब में जो क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल में क्या रहेंगे, 2 एटम हाइड्रोजन के रहेंगे, 1 ऑक्सीजन का रहेगा, और उनके भार का अनुपात 1:8 ही रहेगा, ठीक है? अभी अगर हमको बताया गया है कि इतने ग्राम पानी है, सपोज पानी की मात्रा कितनी है, न्यूमेरिकल है ये, पानी की मात्रा है आपके पास, कुछ भी ले लीजिए, 450 ग्राम ले लिया आपने, इतना पानी है, 450 ग्राम आपके पास पानी है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है इस पानी में, इस 400 ग्राम पानी में, सॉरी 450 ग्राम पानी में कितनी हाइड्रोजन की मात्रा है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये 2 चीजें आपको निकालनी है। तो ये आप कहाँ से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ठीक है? आपको पता है कि ये इस अनुपात में पाए जाते हैं, इनका भार का अनुपात 1:8 होता है। तो जब आप अनुपात से क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, x के प्रोपोर्शन में होगी। तो क्या हो जाएगा, h की मात्रा प्लस O की मात्रा, या भार जो आप बोल रहे हो, ठीक है, मात्रा का मतलब है भार, और टोटल किसकी, H2O की का भार है जो, ये मात्रा, या यहाँ पर आप भार भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मास द्रव्यमान जो भी आपको लिखना है। तो H की मात्रा कितनी है हमें पता है, 1 के अनुपात में है, और x हम उसे मान रहे हैं, तो 1x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, H2O का भार कितना है 450 है, तो 450 हो जाएगा, ठीक है? अब 1x में 8x ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, 9x इज इक्वल टू 450, और यहां से आप निकाल लेते हैं कितना, x is equal to 450 डिवाइडेड बाय 9, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है? तो यहां से आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू आपको पता चल गई है 50। अब आपको इसकी और इसकी मात्रा पता है, यानी ये 1x था और ये क्या था 8x था, ठीक है? तो हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 × 50 इज इक्वल टू 50 ग्राम, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 8 × 50, तो कितना हो जाएगा आपका 400 ग्राम। तो ये आपको पता चल गया, यानी 450 ग्राम्स ऑफ वाटर जब आप ले रहे हैं, 450 ग्राम आप जब पानी ले रहे हैं, तो उसमें 50 ग्राम आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और 400 ग्राम क्या है, आपकी ऑक्सीजन मिली हुई है, और तब क्या बन रहा है आपका 450 ग्राम वाटर बन रहा है।
ओके, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या देखा, रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमने एक बार पुनः क्या किया, रिवाइज किया, और फिर उसके बाद हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा, जिसके आधार पर हमने क्या बोला कि स्थिर अनुपात का नियम आपका कहता है कि कोई भी जो यौगिक है उसमें पाए जाने वाले जितने अवयवी घटक हैं वो क्या, उनके जो भारों का अनुपात रहता है वो हमेशा निश्चित रहता है, चाहे वह किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बने हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसका हमने ये एग्जाम्पल भी देख लिया कि अगर आपको कंपाउंड का टोटल वेट मिलता है तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि उसमें कितना कोई घटक, कोई कंपोनेंट, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ पर इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक दोबारा अच्छे से रिवाइज करना है, कोई डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।